नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच भारत का एक राजपत्र लेकर के आया हूँ, जिसे भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है भारत की जनता के लिए, साथ में इस 8th पे कमीशन के लिए। किन-किन को इस वेतन आयोग का बेनिफिट दिया जाएगा, किन को नहीं दिया जाएगा, पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने महीने बाद में आयोग रिपोर्ट सौंपेगा, इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लगेगा, ये भारत सरकार यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर रही है। हालांकि इसके बाद में कब लागू होगा और जब लागू होगा तो क्या बैकडेट का एरियर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी बात इस गजट में नहीं कही गई है। इसलिए इस बार का जो 8th पे कमीशन है वो बहुत ही खतरे में है। आप स्वयं इस गजट को पढ़िएगा, आप स्वयं को पता चल जाएगा। मैं ये शब्द नहीं कहना चाहूंगा। अब सरकार की क्या मंशा है, आगे सरकार हो सकता है इसकी घोषणा कर दे, अभी से नहीं बताना चाह रही है। लेकिन क्यों नहीं बताना चाह रही है, जब आज से पहले जितने भी वेतन आयोग हुए हैं उनमें ये सब स्पष्ट हो जाता था, तो फिर इस गजट में, इस बार के वेतन आयोग के गजट में ये सब बातें क्यों नहीं स्पष्ट की गई। प्रश्न करने का मौका दिया है तो प्रश्न तो लोग करेंगे ही। ये भारत का राजपत्र है जो कि नई दिल्ली के द्वारा 3 नवंबर 2025 को 8th पे कमीशन को दिया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं और एक सदस्य हैं और एक सदस्य सचिव हैं। आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। क्या किन किन को मिलेगा? नंबर 1, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा वेतन आयोग को कहा जा रहा है सरकार के द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जैसे कि यूपीएससी, रक्षा बलों से संबंधित कार्मिक, पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय सेनाएं, अन्य प्रकार के जो रक्षा दल हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। चौथा है संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक, जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो कर्मचारी हैं वो भारत सरकार के अधीन आते हैं, उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। पांचवा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, पे एंड अकाउंट से जुड़े हुए जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों, आरबीआई को छोड़ करके जितने भी सदस्य हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। सातवां है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, उनको भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा। आठवां, उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन आते हैं और कुछ कर्मचारी उच्च न्यायालय के केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इसके अलावा 9th, संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी। अब यहाँ पर एक टिप्पणी दी गई है, न्यायिक अधिकारियों के संबंध में आयोग अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम केंद्र सरकार और अन्य मामलों के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त 1993 के अपने दिए गए निर्णय में प्रतिपादन सिद्धांत का अनुपालन करेगा, अर्थात न्यायाधीशों एवं प्रशासनिक कार्यपालिका की सेवा शर्तों के बीच कोई संबंध नहीं होगा कि न्यायाधीश की सेवा शर्तों को न्यायपालिका की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, ऐसा कहा गया है। खा सरकारी सेवाओं में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्यप्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलिप्त संरचना तैयार करना, निष्पादन और उत्पादकता के सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान योजनाओं की जांच करना, यानी कि बोनस पर भी इस पे फोकस किया जा रहा है, वर्तमान में उसकी जांच करना, उसको सही से लागू करना, तथा उत्पादकता निष्पादन के उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पादकता तथा निष्पादन संबंधी मापदंडों पर सिफारिशें करना, मौजूदा भत्तों तथा उनकी स्वीकार्यता की शर्तों की समीक्षा करना, जो भी वर्तमान में भत्ते मिल रहे हैं उनकी सभी की समीक्षा करना, क्या वो भत्ते भविष्य में लागू रहेंगे या नहीं रहेंगे। कुछ एक भत्ते ऐसे हैं जिन्हें खत्म भी किया जा सकता है, कुछ एक नए भत्ते हैं जिनको लाया भी जा सकता है, तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है, समीक्षा की जाएगी। और भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए, अब देखिएगा इसमें स्पष्ट शब्द क्या कह रहा है, भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपको बहुत ज्यादा भत्ते दिए जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए
उनके युक्तिकरण की सिफारिश करना। किन किन को लागू किया जाना है वो ही भत्ते आपको मिलेंगे। बहुत से आपने देखा होगा कि 7वें वेतन आयोग में बहुत सारे ऐसे भत्ते थे जिनको खत्म कर दिया गया था। अब देखिए इसके बाद में रहा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु, सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी की समीक्षा, यानी कि जो पेंशन आते हैं उस समय जो ग्रेच्युटी आप लोगों को दी जाती है, केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के समय पे ग्रेच्युटी दी जाती है, उसकी समीक्षा करना और आगे क्या कितना मिलेगा ग्रेच्युटी में वो भी इसमें वेतन आयोग को कहा जा रहा है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली उसमें भी वही चीज कही जा रही है। फिर इसके अलावा एक आखिरी बिंदु है निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिशें करना। भारत सरकार कह रही है निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए कुछ एक बिंदु है, कुछ एक कहें कि निर्देश दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए सिफारिशें लागू की जाए। नंबर 1 देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता। ठीक है, राजकोषीय विवेक ये शब्द अच्छा है, परंतु देश की आर्थिक स्थिति को लिख करके यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि वेतन आयोग को कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उसको ध्यान में रखते हुए लागू किया जाए। ऐसा नहीं लिखना चाहिए, परंतु लिखा गया है भारत सरकार के द्वारा, कुछ नहीं कह सकते। नंबर 2 यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे। यानी कि कहा जा रहा है कि वेतन आयोग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि आप जो वेतन एवं भत्ते बढ़ा तो रहे हैं, परंतु क्या उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं कि उनको हम वो वेतन और भत्ते दे पाएंगे। एक तरफ जहां पर जीएसटी के द्वारा कई हजार करोड़ का कलेक्शन हो रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन छूने जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ ये बात कह करके वेतन आयोग को चेतावनी भी दी जा रही है कि ये सब चीजें ध्यान में रख लेना। तीसरा है गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत, जिसने सबसे ज्यादा पेंशनर्स के मन में डाउट पैदा किया है। वो फिर से नवंबर 2025 में सरकार ने उसी पॉइंट को दोहरा दिया है। आप देखिएगा मार्च के महीने में जब हमारा सदन चल रहा था उस समय एक बात निकल करके आई थी कि पेंशनर्स को इस 8वें वेतन आयोग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। शायद सभी ने सुना होगा, मैंने तो सुना ही था, और वो जानकारी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सत्य थी। यदि कर्मचारियों के संगठन बवंडर न करते, आंदोलन न करते, तो शायद इस बार 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को, जो केंद्र सरकार के पेंशनर्स हैं, उनको इस वेतन आयोग का बेनिफिट नहीं मिल पाता। जब हंगामा किया तो बाद में वित्त मंत्री जी को कहना पड़ा कि नहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी हम पेंशनर्स को उनको उनका हक दे रहे हैं, उनको बेनिफिट दे रहे हैं। फिर दोबारा जुलाई अगस्त में आपने सुना होगा कि पेंशनर्स को डीए-डीआर नहीं मिलेगा। कुछ हद तक ये भी सही था, परंतु कर्मचारियों के जो संगठन है उन्होंने ड्रामा किया, और ड्रामा करने के बाद में गवर्नमेंट को ये लगा कि ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा भुगतना पड़े आगामी चुनावों में, तो बैकफुट पर सरकार चली गई और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी कि ये पुष्टि नहीं की गई है कि डीए-डीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद में सरकार का ये मानना था कि जब सेवा में कर्मचारी रहते हैं तो वो 5 से 6 यूनिट हुआ करते हैं, उनके खर्च को महंगाई भत्ते से फाइट करने के लिए डीए-डीआर दिया जाता है। अब पेंशनर्स अधिकतर जो संख्या है उनकी 60 वर्ष से अधिक उम्र की है, उनको अब डीए-डीआर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जबकि अब तो उन पर कोई भी डिपेंड नहीं है। पहले वो 5 से 6 यूनिट हुआ करते थे, घट करके 2 यूनिट या सिंगल यूनिट रह गए हैं। ऐसे में डीए-डीआर की आवश्यकता क्यों है उनको? कहीं ना कहीं चिंगारी उठी है तो बाद में आग भी लगेगी, ये मान लीजिएगा।
जैसे 2004 में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई थी, उसी प्रकार से इस बार भी ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है कि पेंशन के नियमों में बदलाव किया जाए। चौथा, उन राज्य सरकारों के साधारण कुछ संशोधन के साथ उन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं कि वित्त व्यवस्था पर उन सिफारिशों को संभावित प्रभाव। पांचवा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित प्रलिप्त संरचना लाभ एवं कार्य परिस्थितियां। इसके बाद में आते हैं 3 नंबर, आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग के द्वारा मांगी जाने वाली कोई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पृष्ठ आयोग के अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। चौथा, आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, जो कि हमेशा होता था। पांचवा, आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह की समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई है कि आयोग इन सिफारिशों को सौंपने में, सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें 18 महीने सरकार इस समय दे रही है कि 18 महीने में रिपोर्ट को तैयार करो और मुझे दो। परंतु एक या दो बात सरकार ने इसमें बिल्कुल नहीं कही है, जो कि आज से पहले सभी वेतन आयोगों में कही जाती रही है कि आयोग अपनी गठन की तारीख से 18 महीने समय लेगा, परंतु इसके बाद में जब सिफारिशें सरकार के पास में आएगी तो सरकार कितना समय लेगी इम्प्लीमेंटेशन में, ये सब समय पहले से क्लियर हो जाता था। पहले वेतन आयोगों में लिखा भी जाता था कि 2 महीने लेगी, 3 महीने लेगी, या 6 या साल। परंतु यदि नहीं लिखा है तो हो सकता है कि इस बार इसका गठन और गठन की तारीख से 18 महीने यानी कि मिड 27, और मिड 27 में जब सिफारिशें भारत सरकार को आयोग सौंपेगा तो हो सकता है सरकार 6 महीने समय लगा, हो सकता है 1 साल लगा दे, और हो सकता है कि 2 से 3 साल भी लगा दे। क्यों लगा दे? क्योंकि सरकार को चुनावों की ज्यादा चिंता है, आयोग की चिंता नहीं है। अब ये बात मैं तब कह रहा हूं जब सरकार को पता था कि जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होना है, तो क्यों नहीं जनवरी 2024 से ही इसकी योजना बनाई गई? क्यों नहीं इसकी कमेटी का गठन समय सीमा के अंदर किया गया? क्यों नहीं इसका रूपरेखा पहले से तैयार की गई? जनवरी 2026 से लागू होना है और नवंबर 2025 में आप इस गजट को दे रहे हैं वेतन आयोग के लिए। एक और, पिछले वेतन आयोगों में यह तय हो जाता था कि सरकार यदि समय लगाएगी और जो पीरियड होगा बीच का, क्या उस बीच के पीरियड का एरियर सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को देगी? इससे पहले जितने भी वेतन आयोग हुआ करते थे उनमें ये सब क्लियर हो जाता था पहले से ही कि 18 महीने का समय वेतन आयोग रिपोर्ट सौंपेगा, फिर 6 महीने का समय सरकार इम्प्लीमेंटेशन में लेगी, उसके बाद में जब सरकार इसको फाइनल घोषणा करेगी तो जितना भी ये गैप हुआ है लागू करने में, उस बीच का एरियर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा। इंटरिम रिलीफ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तमाम बातें इसमें क्लियर नहीं की गई, जो कि डाउट ही डाउट पैदा करती है। परंतु मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। भारत सरकार, ये सरकारों के नियम हैं, सरकार क्या लागू करेगी क्या नहीं लागू करेगी। आप देखे होंगे कि हर वेतन आयोग में कुछ कमियां और फायदे नजर आते हैं। इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है, खास करके एक इम्प्लीमेंटेशन का समय और दूसरा आपको एरियर देने की बात, इम्प्लीमेंटेशन का समय देने से ये निश्चित हो जाता है कि नहीं भाई 2000 जनवरी 2028 तक हमें मिल ही मिल जाएगा,
और एरियर देने की बात यदि यहाँ पर पुष्टि हो जाती है कि नहीं एरियर देंगे हम इस बीच के पीरियड का, तो भी केंद्रीय कर्मचारियों को उतनी दिक्कत नहीं होती है, वो भविष्य का कोई भी प्लान कर सकते हैं। अब होगा क्या, कोई भी केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर यदि प्लान करके बैठ भी गया, इम्प्लीमेंटेशन का समय क्लियर नहीं है, 2028 में दें कि 2029 में चुनाव कराने के बाद दें। वेतन आयोग को इतना लंबा इसलिए ही घसीटा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे चुनाव अभी इन दिनों में आने हैं। यदि चुनाव से पहले वेतन आयोग की घोषणा कर दी जाती है और यदि उससे संतुष्ट हमारे केंद्रीय कर्मचारी नहीं होते हैं तो नतीजा उन्हें चुनावों में देखने को मिल जाएगा। इसलिए सारे चुनाव होंगे, उसके बाद में इसकी घोषणा होगी। 10 रुपए दें या 5 रुपए दें या एक भी ना दें तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। जैसा इस गजट ने भाषा लिखी है, जैसा इस गजट में कहा गया है, वो मैंने आपको एनालाइज किया है। हो सकता है मेरा एनालाइज गलत हो, परंतु यहाँ पर मुझसे कहीं ज्यादा विद्वान लोग, सोशल मीडिया हो चाहे वो मंत्रालयों में हैं बैठे हैं, जो वो अनुमान लगाएंगे, जो वो पेश करेंगे वही मिलने वाला है। बाकी मैं तो सिंपल सी भाषा में आप लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा था कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो सरकार के द्वारा गजट जारी किया जा रहा है उसको पढ़ें और वही आपको मिलेगा। उम्मीद से अधिक आप सोच के ना बैठें। कहीं ये सोच के बैठ जाएं कि हमारी तनख्वाह 3 गुना बढ़ जाएगी और नहीं मिलेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अटैक आ जाए। इसलिए उम्मीद मत पालिएगा, ये सोचिएगा कि जो तुम्हें मिल रहा है उतना ही या इससे थोड़ा बहुत प्लस मिलने वाला है, क्योंकि उल्लू सीधा करने वाला काम किया जा रहा है। और रही बात पेंशनर्स की, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन पेंशनर्स पर तलवार जरूर चलेगी। 2004 में जिस प्रकार से सभी कर्मचारियों की पेंशन को बंद कर दिया गया था, उसी प्रकार से इस बार भी रक्षा पेंशनर्स की गर्दन पर भी तलवार लटक रही है। कभी भी पेंशन के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी समझदार हैं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।